दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी के सेक्शन में ये दो क्वेश्चन आपके सामने जरूर आए होंगे। पहला तो है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, और साथ ही साथ किस देश का संविधान अलिखित है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो आपको पता ही है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित या मौखिक है। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर ये अलिखित या मौखिक संविधान होता क्या है। अगर ये अलिखित है, मतलब लिखा नहीं गया है, तो क्या वहाँ के लोग इसको याद करके घूमते हैं? और अगर याद करते भी हैं तो कौन याद करता है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये अलिखित संविधान होता क्या है और ये लिखित संविधान से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके लिए हम अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं लिखित संविधान और दूसरी तरफ लिखते हैं अलिखित संविधान। और साथ ही साथ इनका बेस्ट एग्जाम्पल हमको पता ही है, तो उसको भी रख लेते हैं। लिखित संविधान में भारत का संविधान और अलिखित में ब्रिटेन का। अब देखिए, इनका जो बेसिक और सबसे मेन डिफरेंस है कि अलिखित संविधान होता है वह केवल एक बार में बना क्रमबद्ध दस्तावेज है। मतलब किसी देश का शासन चलाने के लिए हमें जिन जिन रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है, हमने कुछ समय निकालकर सभी को लिख लिया है और उनको क्रमबद्ध करके एक किताब का रूप दे दिया है। अब यही किताब संविधान कहलाती है। और जो लिखित संविधान होता है वह संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, जो केवल इसी कार्य के लिए गठित की जाती है, और संविधान लेखन का कार्य खत्म हो जाने के बाद इसे विघटित कर दिया जाता है। फिर संविधान पूरा हो जाने के बाद इसको एक निश्चित तिथि को पारित किया जाता है। जैसे भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि लिखित संविधान क्या होता है और इसके बनने की प्रक्रिया क्या है। अब बात करते हैं अलिखित संविधान की। तो जो अलिखित संविधान होता है वह ऐसे ही हवा में नहीं होता है, ना ही उसको याद करना पड़ता है। उसको भी पेन पेपर पर लिखा जाता है। लेकिन यह लिखित संविधान की तरह एक बार में बना ना होकर लगातार बनता हुआ संविधान होता है। इसका क्या मतलब? देखिए, लिखित संविधान में तो हमने एक संविधान सभा का गठन किया था और उसको ये टास्क दिया था कि आप संविधान बनाइए। जबकि इसमें जैसे ही किसी नए नियम की आवश्यकता होती है, हम तुरंत उसको बनाते हैं, उसको पहले से बनाकर नहीं रखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको 10 साल की सजा होगी। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं बताते हैं कि चोरी जब हुई ही नहीं तो उसकी टेंशन अभी से क्या लेना। भविष्य में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके साथ क्या किया जाए, इसका फैसला तुरंत एक नियम बनाकर कर देंगे। तो उम्मीद है आपको इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा और ये भी जान गए होंगे कि लगातार बनता हुआ संविधान क्यों है ये। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि इसको तो संविधान सभा ने बना दिया है, लेकिन इसको लगातार कौन बना रहा है? यहाँ पर तो कोई संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका आंसर है, ये वहाँ की संसद द्वारा बनाया जा रहा है। और अगर ये लगातार बन रहा है तो कभी ना कभी तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा। तो सन 1215 ईस्वी की बात है, जब वहाँ के सम्राट किंग जॉन ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें नागरिकों को सामंतों के दबाव से बचाने के लिए कुछ मूल अधिकारों की बात कही गई थी। और इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। तब से लेकर अब तक ब्रिटिश संविधान का विकास हो रहा है। आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि ये लोग समय समय पर चार्टर एक्ट निकाला करते थे। तो ये कार्य अभी भी वहां पर जारी है और वो सारे चार्टर इस संविधान का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इसमें सेकंड पॉइंट है कि किसी भी देश का जो शासन है वह 3 इकाइयों में विभक्त होता है। कौन कौन सी? पहली है व्यवस्थापिका यानी कि संसद, दूसरी है न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तीसरी है कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ईटीसी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो उससे कहिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। जो सही क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि बताइए उस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान। जिस देश का संविधान लिखित होता है वहां का संविधान ही सर्वोच्च होता है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होती है। अब संसद का काम है विधि स्थापित करना। संसद समय समय पर नए नए एक्ट और पॉलिसीज बनाती है और संविधान के उन आर्टिकल में संशोधन भी करती है जो अब समय के साथ संगत नहीं रह गए हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है और देख सकता है कहीं इस संविधान के मूल ढांचे को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन या पॉलिसी को खारिज कर देता है जिससे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। अलिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च न होकर वहां की संसद सर्वोच्च होती है। यहाँ पर संसद जो भी बिल पास करती है, न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए संसद ने एक एक्ट निकाला 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें लिखा था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में चाय का व्यापार कर सकती है, उसका इस व्यापार पर एकाधिकार है। फिर कुछ समय बाद संसद ने दूसरा एक्ट निकाल दिया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अर्जी दे तो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता और ये एक्ट संविधान के अगले पन्ने के रूप में जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है और अलिखित में संसद सर्वोच्च होती है। याद रखिए, इन सारे एक्ट्स और पॉलिसीज को संविधान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इनको मूल संविधान से अलग रखा जाता है। जबकि इसमें किसी भी एक्ट को जो पास होता है उसको सीधे ही संविधान में सम्मिलित कर लिया जाता है, वो संविधान का अगला पन्ना बन जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई देश प्रशासनिक रूप से कैसा है, वह फेडरल है यानी कि संघात्मक या फिर यूनिटरी यानी कि एकात्मक। देखिए, जो फेडरल कंट्रीज होती है वहां पर पावर केंद्र और सभी राज्यों में विभाजित होती है, जैसा कि यूएसए में है। यहाँ पर राज्य बहुत पावरफुल होते हैं, जबकि यूनिटरी कंट्रीज में सारी पावर केंद्र में निहित होती है, जैसा कि ब्रिटेन में है। यहाँ पर राज्यों के पास किसी भी प्रकार की पावर नहीं है। अब यदि लिखित और अलिखित संविधान के बेस पर देखा जाए तो जिस देश का संविधान लिखित होगा वह संघात्मक भी हो सकता है और एकात्मक भी, लेकिन अलिखित संविधान वाला देश केवल एकात्मक ही होगा। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब बात आती है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत यूनिटरी और फेडरल दोनों का सम्मिलित रूप है। आखिरी पॉइंट है हमारा संविधान संशोधन के आधार पर। ऐसा संविधान जिसको संशोधित करना कठिन हो वह रिजिड या कठोर संविधान कहलाता है। देखिए, फेडरल कंट्रीज का जो संविधान होता है उसको संशोधित करना बहुत कठिन होता है। हमने देखा था कि हम जैसे ही संविधान संशोधित करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, इसलिए इसको संशोधित करना एक कठिन प्रक्रिया है। जबकि जो अलिखित संविधान है उसको संसद जब चाहे बिल पास करके संशोधित कर सकती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकता है। जैसे 1833 का चार्टर एक्ट आते ही 1813 वाले का प्रभाव समाप्त हो गया और संविधान संशोधित हो गया, तो इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो अलिखित संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीला होता है। संसद जब चाहे इसको संशोधित कर सकती है। अब बात आती है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारत एकात्मक और संघात्मक दोनों का सम्मिलित रूप है। तो इसका संविधान भी ना तो ज्यादा रिजिड है और ना तो ज्यादा लचीला, इन दोनों का ही सम्मिलित रूप है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। जो फेडरल कंट्रीज होती हैं वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। जबकि यूनिटरी कंट्रीज में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति नहीं होता। लेकिन भारत में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, क्योंकि यह दोनों का सम्मिलित रूप है। तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल होता है या राष्ट्रपति। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।